हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमआई क्लास 12 का एक टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे करंट कैसे इंड्यूस होता है, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले में देखो, आप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक हुआ है ना पहले, तो आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस के, एक सरफेस ले लिया मैंने, मान लो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसके परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, फील्ड लाइंस, वो हमारा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। अपन एक मान लो एक सरफेस है हमारे पास। ठीक है, एक सरफेस लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमने एक सरफेस लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, बहुत सारी जा रही है। ठीक है, अब मुझे बताइए इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं? तो एक तो ये वाली जा रही है और एक ये वाली जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2। जितनी फील्ड लाइंस जा रही है किसी पर्टिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितनी जा रही है? 2 जा रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितने, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया है? 2 हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो एक सरफेस है। ठीक है, सेम सरफेस है ना, सेम सरफेस लिया अपन ने, और इस बार हमने क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने। ठीक है, उससे क्या होगा? देखो एक बार आप, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग की, तो हम जानते थे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होती थी? जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती थी या फिर जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लेके आए, है ना, पास पास लिया है इस बार। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कितना आ रहा है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ा रहे हो ना, तो क्या बढ़ रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है। तो एक चीज़ लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या कि जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। सही बात है। चलो अब एक काम करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड वही रखते हैं और हमारा जो सरफेस था उसका एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? मैग्नेटिक फील्ड वही रखी। ठीक है ना, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड रखी हमने, और इस बार हमने एरिया बढ़ा दिया ना। हमने जो हमारा कोइल था या हमारा कंडक्टर था उसका हमने एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं इस बार हमारे पास फ्लक्स? ध्यान से देखिए, 7 फ्लक्स हैं। कितने फ्लक्स हैं? 7। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने पर तो हमारा फ्लक्स बढ़ ही रहा है, लेकिन एरिया बढ़ने पे भी क्या हो रहा है? हमारा फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा फ्लक्स है और किस पे डिपेंड करता है? क्या एरिया पे डिपेंड करता है? हाँ भाई, एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी बढ़ाओगी उतना फ्लक्स बढ़ेगा, और जिस सरफेस से हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसका एरिया जितना बढ़ाओगे उससे भी फ्लक्स बढ़ेगा। तो दोनों पे डिपेंड करता है। तो उस फॉर्मूला बन जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं अपन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, देखिए पिछले स्लाइड में, कि जो हमारा फ्लक्स है, जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे उतना हमारा फ्लक्स बढ़ रहा था। और हमने देखा कि जितना हम एरिया बढ़ा रहे हैं उससे भी हमारा क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है। या इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? फिर इन दोनों पे डिपेंड करता है या और भी कुछ कारण आ सकता है? तो देखो, हमने यहाँ पे कोइल लिया है ना, एक रेक्टेंगुलर कोइल लिया है, और हमने देखो किसी इस डायरेक्शन में टेढ़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड लेके आया ना, 90 हम परपेंडिकुलर लेके नहीं आए, इस बार पूरा टेढ़ा लेके आए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको खास, कि जो एरिया देते हैं ना अपन, तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबको पता है ये वाली बात। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नेटिक वेक्टर अपन जो निकालते हैं पाई स्क्वायर, जो फिर अगर रेक्टेंगल हुआ तो L इंटू पी कर देंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमेशा याद रखना एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? देखो पिछले स्लाइड में, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना। हमेशा याद रखना सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? एरिया की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो हमारा जो हमारी डेफिनेशन थी वो भी क्या बोलती थी कि परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड है ना, वही लेनी है। तो देखो ये तो टेढ़ा जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर हम कंपोनेंट ले लेंगे इसका एक।
तो देखो बी के दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पे, यूज़ करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो बन रहा है इस तरफ, कितना बनेगा बी साइन थीटा बनेगा क्या, सही बात है, और एक एंगल के साथ बनेगा, वो क्या बनेगा बी कोस थीटा, है ना। तो हमने देखा कि बी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा है, कोस थीटा वाला लेना है हमें ना, यानी कि हमें ए के ही डायरेक्शन में लेना है एक तरह से, ठीक है, या सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो हमारा जो फ्लक्स था उसका फॉर्मूला बन रहा था एक तो बी और ए के प्रोपोर्शनल था, दोनों के प्रोपोर्शनल था। अब थीटा भी आ गया है, तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है ना हमारे पास, वो क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है यहाँ पे फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, बी ए कोस थीटा। अब देखो बी भी वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये कहीं देखा देखा लग रहा है, आपने वेक्टर पढ़ा था, ए बी कोस थीटा क्या होता था हमारे पास होता था ये बी डॉट ए, याद आ रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कोस थीटा बनता है और कोस में साइन बनता था, तो यहाँ पे कोस बन रहा है तो बी डॉट ए हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है यहाँ से फाई का, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे फ्लक्स का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है ना, होता है कि नहीं होता है, चलो ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई अगर तेरा जाएगा तो क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे एरिया वेक्टर के जो हमारा कंपोनेंट बन रहा है बी का वो ले लेंगे, ठीक है, आगे बात ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, अपन एक कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फेराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई। तो देखो फेराडे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस की थी। पहली ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। पहले में क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। अब क्रॉस का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, अगर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, अपन बोल सकते हैं कि ये इनसाइड जा रही है ना। और अगर डॉट है तो इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड जा रही है ना। ये बात पता है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा अपन ने, इसके जो पहले वाला चैप्टर होते हैं उनमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, वो अंदर जा रही है ना, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने कंडक्टर कोयल लिया है जो सर्कुलर है और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो बी है ना हमारा वो कैसा है, चेंजिंग है, बी कैसा है, चेंजिंग है, चेंजिंग है मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, चेंजिंग मतलब क्या हो रहा है, तो दोनों मान लेते हैं, ठीक है, दोनों मान लेते हैं, तो बी इंक्रीज हो रहा है या बी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर हमने जब एक्सपेरिमेंट पाया कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है, अगर बी चेंज हो रहा है तो उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, अगर बी चेंज हो रहा है तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो हमने पाया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर EMF इंड्यूस हो रहा है, क्या इंड्यूस हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। और EMF इंड्यूस होगा यानी कि इसके अंदर क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हो रहा है ना। इंड्यूस EMF यानी EMF से करंट फ्लो होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर्स में, ठीक है। तो जब हमने बी चेंज किया तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज किया तो इंड्यूस EMF आया, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा। सेकंड में उन्होंने देखा कि यार अपन एक काम करते हैं, इस बार हम बी को मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर देते हैं, है ना। कांस्टेंट किया ना, और इस बार क्या किया हमने, एरिया को चेंज किया। ऐसा कोई कंडक्टर लिया हमने जो एक्सपेंड हो रहा है, या फिर हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हो आप, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर पहले बड़ा था हमारा कोई तो जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, यानी कि फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होगा। तो पहले 10 9 फिर 8 फिर 7 कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी EMF इंड्यूस हो रहा है ना। आई बात समझ में, दोनों में सेम चीज हो रही है, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में हो रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सेम हमने क्या किया इस बार, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों को कांस्टेंट रख दिया भैया, ठीक है। इस बार क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर दिया और एरिया को भी कांस्टेंट कर दिया। तो इस बार करके आ रहे हैं हम, इस बार देखो हमने इसको रोटेट करवा रहे हैं, है ना,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मान लो कि मैं कोई लूँ तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। अब मैं थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्या आधे इधर चली गई आधे अंदर चली गई, थोड़ा और टेढ़ा हुआ तो क्या आसपास से निकल गई, है ना। वैसा ही यहाँ पे हुआ कि एंगल चेंज करने पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही कम होती जा रही, फिर जीरो, फिर वापस घूमेगी तो वापस बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा के चेंज होने की वजह से, थीटा के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, वही चीज आ गई। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा बच्चों, करंट इंड्यूस होगा। तो हमने तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, तीनों एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि है ना, एरिया चेंज हो रहा है तो भी इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, और थीटा चेंज हो रहा है तो भी इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों में ही क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अभी जो फैराडे है ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये सब, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ रूल्स निकाले, कुछ लॉ निकाले, है ना। ऐसे होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर रूल्स निकालते हैं। तो फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, लिंक्ड विद अ कंडक्टर, जो किसी कोयल के थ्रू लिंक्ड है ना, अपन जो ले रहे थे पहले, अपने सर्कुलर कोयल लिया था, तो उसके थ्रू जो लिंक्ड जो फ्लक्स है ना, उसमें अगर चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर। वही चीज बताई जो अपन ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर किसी कंडक्टर से, ठीक है, लिंक्ड कंडक्टर से क्या हो रहा है, अगर अगर लिंक्ड कंडक्टर से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कंडक्टर कैसा होना चाहिए, कंडक्टर क्लोज होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर कंडक्टर क्लोज नहीं होगा तो फ्लो नहीं होगा हमारा करंट, है ना। वही चीज ना लिखी हुई है, देखो कि इफ कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज्ड कॉइल एंड इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू इट, आई बात समझ में, करंट का फ्लो होता है जब सर्किट पूरा होता है या क्लोज होता है, तो वही लिखी हुई है। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है, देखो, the induced EMF lasts as long as the change in flux taking place। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताऊं क्या है, इसका मतलब यह है कि फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ही करंट फ्लो होगा। अगर फ्लक्स में चेंज रुक गया, है ना, 10 9 8 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7, अगर ये साथ साथ चलता रहा कंटिन्यूसली, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ था ना वो वहीं रुक जाएगा, करंट वहीं रुक जाएगा। ठीक है, चीज इंपॉर्टेंट है ना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स टेकिंग प्लेस, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया, जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा था कि हाँ भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो इसमें कुछ फॉर्मूला बनाएगा ये, हमने पहले थ्योरेटिकल देखा कि क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, तो कितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux। क्या लिखा हुआ है, the magnitude of, देखो मैं आपको मैथमेटिकल लिख के बताता हूँ, the magnitude of induced EMF, है ना, E को अपन EMF से करते हैं डिनोट, ठीक है, ये हमारा वही है इंड्यूस EMF। ठीक है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि डी लें या फिर वो लें अपन डेल, चलो डेल लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि देखेंगे अपन अभी। तो डेल फ्लक्स अपॉन डेल टी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, अगर हम बात करें अब एवरेज ईएमएफ या फिर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, तो क्या होगा चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं ई एवरेज, क्या निकाल रहा हूं, ई एवरेज, तो हमें पता है क्या होगा इसका फॉर्मूला, डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना उसका इंड्यूस ईएमएफ हुआ था। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, डी 5b अपॉन डी टी। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अपन को, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब भी इंस्टेंटेनियस करते थे, काइनेमेटिक्स में भी अपन ये करते थे, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते थे तो dv बाई dt, है ना, तो वैसे ही d5 अपॉन dt, ये हमारा क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस, और ये हमारा आ जाएगा ई एवरेज। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। तो क्या निकाला अपन ने, इंड्यूस ईएमएफ कितना। अच्छा, अपन से पूछा जाए अब कि इंड्यूस करंट कितना होगा, करंट की वैल्यू बताओ, है ना, तो हम की वैल्यू भी निकालते हैं, देखो। ठीक है, जरूर आगे बढ़ते हैं।
देखो लिखा हुआ है इंड्यूस्ड करंट की बात चल रही है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कोइल इज आर ओम, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा अगर हमारे कोइल जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो देखो हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, क्या होता था ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर होता था क्या। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या आता था हमारे पास, V अपॉन आर आता था। तो V क्या है, V हमारा EMF तो है, वोल्टेज तो है। तो हमें V एवरेज पता है और पता है, तो हम क्या आई इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से I एवरेज, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, E एवरेज अपॉन आर होगा। क्या होगा, E एवरेज अपॉन आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला रखते हैं, E एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल 5B अपॉन डेल टी, है ना, अपॉन आर है तो उसको अपने 1 अपॉन आर कर सकता हूँ क्या। ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, आई एवरेज का बन गया, सही है। अगर मैं बात करूँ आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आई इंस्टेंटेनियस होगा हमारा ई इंस्टेंटेनियस अपॉन, और ई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डी फाई बी अपॉन डी टी इंटू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए क्या दोनों, ये हमारा बन गया आई इंस्टेंटेनियस का और ये बन गया हमारा किसका, आई एवरेज का। तो हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना आ गया और इंड्यूस करंट भी निकालना आ गया, दोनों के फॉर्मूले आ गए। अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो कर सकते हैं क्या अपन, इतने कुछ क्वेश्चन आता है क्या आगे। तो आ गया क्वेश्चन इधर क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इफ द 5B यानी फ्लक्स दिया हुआ है कितना, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ठीक है। पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड द करंट, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ पूछा है कितना, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हुई है क्या यहाँ पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद चल रही है। यानी कि हमको निकालना क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ तो निकालना है, लेकिन कौन सा निकालना है, ई इंस्टेंटेनियस निकालना होगा क्या, पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास इसका, डी 5B अपॉन डी टी था क्या, सही है। चलो तो देखो d5B हमको दिया हुआ है और हमें क्या करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना मोड d अपॉन डी टी ऑफ 5 कितना है, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। चलो ये करते हैं। तो 5t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 कांस्टेंट, t स्क्वायर का 2t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10t प्लस 4t का हो जाएगा 4 प्लस 1 का हो जाएगा 0। अब तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे t की, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 10 हो जाएगा प्लस 4, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 14। और हमने क्या निकाला है, ईएमएफ निकाला है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, तो इसका जो यूनिट होगी वो कितनी होगी बच्चों, 14 वोल्ट होगी, है ना। अच्छा बताओ कि हमने ईएमएफ का यूनिट निकाली, तो हम फ्लक्स का हमने पढ़ा था, है ना, फ्लक्स पढ़ा था हमने, तो इसकी यूनिट पता है क्या सबको, क्या होती है। देखो इसकी 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती थी हमारे पास वेबर, है ना, इसको अपन WB से लिखते हैं, है ना, और एक होती है इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ये पता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर कैसे आया, बी ए कोस थीटा, बी की होती है टेस्ला, मैग्नेटिक एक हमारी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये यूनिट भी आप लिख लेना कहीं पे ताकि याद रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ हमारा इजी था। चलो भाई अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना, इसको एक बार खुद से ट्राई भी करना है आपको। अ कोइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, क्या लिखा हुआ है, एक कोइल है उसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि, है ना, उसका जो प्लेन है वो कैसा है, परपेंडिकुलर रहे किसके, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसके वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 0.5 टेस्ला। हमें एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे B कितना, 0.5 टेस्ला, ठीक है भाई। इफ सडनली द रेडियस ऑफ कोइल स्टार्ट श्रिंकिंग, अब क्या बोल रहा है, अगर वो कोइल श्रिंक यानी कि मतलब वो छोटे होने लग जाए ना, श्रिंक होता है छोटा होना, तो श्रिंक होने लग जाए किस रेट से, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि हमको क्या बोला हुआ है ना, कि उसमें चेंज आ रहा है, उसमें 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज आ रहा है, डिक्रीज हो रही है।
यानी उसकी रेडियस कम होती जा रही है। एक तरह से होता है कि आर अपॉन डी टी उसने दिया हुआ है -0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, यही दिया हुआ है। माइनस क्यों लगा, क्योंकि श्रिंक हो रही है ना, कम हो रही है। ठीक है, चलो अब बोला है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग सर्कुलर कोइल। उस कंडक्टिंग सर्कुलर कोइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ व्हेन रेडियस ऑफ कोइल इज 5 सेंटीमीटर। क्या इसने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर रेडियस दे दी है कि हाँ इस पे निकालो आप 5 सेंटीमीटर पे कितनी इंड्यूस ईएमएफ है, ये दिया है ना इसने। तो अभी क्या करना पड़ेगा, कुछ इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस वाला कुछ निकलना पड़ेगा शायद से। एक डायग्राम बनाते हैं अपन पहले इसका, है ना। क्या बोल रहा है ये, अ कोइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपन एक काम करते हैं, पहले एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इस तरह से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड हमारी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना। चलो भाई ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, एक प्लेन बनाते हैं जो परपेंडिकुलर है इसके। तो हमने बनाया इस तरह से, और कोइल सर्कुलर है ना, सर्कुलर बनाते हैं अपन इस तरह से कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोइल है, इसका फेस ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, और ये शिफ्ट होती जा रही है। तो एक टाइम पे कितनी हो जाएगी, इतनी सी रह जाएगी, है ना, यही होगा, और छोटी होती जा रही है ना। ये हमारा डायग्राम समझ में आया कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसने, आर दिया हुआ है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करें इसके अंदर, हम इंस्टेंटेनियस निकालना है हमको, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है हमको। ठीक है, तो करते हैं कुछ, तो जगह बनाते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, अपना पेन ले लेते हैं वही वाला, चलो ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला याद है, क्या था फॉर्मूला, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो गया सिंपल, बी कितना दिया हुआ है हमें 0.5। ठीक है, और एरिया हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर रखते हैं अभी हम फॉर्मूला ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा सर्कुलर कंडक्टिंग कोइल है। ठीक है, अब हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। तो यही फॉर्मूला हुआ करता था। तो फाई बी हमको पता है कितना है 0.5 पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर अपन डिफरेंशिएट कर दें तो कुछ आ जाएगा, चलो करते हैं। तो देखो 0.5 तो क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पाई भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 2 आर डी आर अपॉन डी टी, या यही आएगा। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आर की जगह रखना है 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ, चलो आगे जगह नहीं है, यही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो सॉरी 0.5 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 2, आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि मीटर में चेंज करना है, इंटू डी आर बाई डी टी, कितना दिया हुआ है डी आर बाई डी टी हमको 0.1 mm पर सेकेंड, तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक है, अपना जो भी यूनिट होगी वो लिखा लेंगे। इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, ई इंस्टेंटेनियस होएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करिएगा आगे। चलो नेक्स्ट पूछा हुआ है हमसे, अच्छा नेक्स्ट, अब हमने देखो क्या किया है, हमने ईएमएफ के वैल्यू निकाल ली है, आई की वैल्यू निकाल ली है ना, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। आती है डायरेक्शन की, ठीक है भाई, डायरेक्शन की बात आती है ना। तो डायरेक्शन देखो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन अपन। डायरेक्शन के लिए एक साइंटिस्ट आए थे लेंस करके, उन्होंने एक लॉ दिया था, ठीक है, बहुत अच्छा लॉ है ये। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, देखो जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है कि ये इसके कोर्स को क्या करता है, अपोज करता है, इसके जो प्रोड्यूस कर रहा है ना इसको कोर्स, उसको अपोज करता है एक तरह से, ठीक है, सच दैट इट अपोज द कोर्स प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि जिसने इसको पैदा किया उसी को मार रहा है ये, ठीक है, ये मतलब वो जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है उसी को अपोज कर रहा है ये, ठीक है।
तो कुछ अपन एग्जाम्पल समझते हैं कि यार कहना क्या चाह रहा है ये, है ना भाई, हम इसकी इसके होने के कारण को अपोज करने वाली, है ना, होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैं मान लीजिए बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर बोर्ड के अंदर, ठीक है, कहाँ जा रही है, बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं जो कहाँ जा रही है भाई, बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। और बना लेते हैं, ठीक है, अंदर जा रही है। अब एक काम करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ कोयल, कोई सा अलग सा पेन ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कोयल बनाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना। और मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तभी तो करंट इंड्यूस होगा जब कुछ चेंज आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, बी बढ़ती जा रही है और अंदर जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर बी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना, यही बात थी, ये हमने हमारे फैराडे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो हमारा जो लेंस लो क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कोर्स इट, इसका कोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है उसका कारण क्या है। हमने देखा कि यार फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है ना भाई, चेंजिंग भी तो है कंटिन्यू सब कुछ ये, ठीक है। और फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक अंदर जा रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसका अपोज करें, यानी कि जो करंट होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, है ना। इसके बढ़ने की वजह से तो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या करें, ठीक है भाई। तो अपोज कैसे करें भाई, अब मुझे बताओ, अगर मैं मानूं, मैं कुछ मान लेता हूँ कि इसकी डायरेक्शन ऐसी थी करंट की, ठीक है, मान लो कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी है। तो अब राइट हैंड थंब रूल बताओ, डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, है ना, तो क्या बताती है हमको, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हमारा करंट, और थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा कि इस तरफ जब फिंगर जा रही है तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी अंदर जा रहा है, तो ये अपोज का कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो हमें तो ऐसा करंट चाहिए जो अपोज। तो मैंने क्या किया, ऐसा किया मैंने कि भाई इसको हटाया, पूरा ही हट गया है, चलो एक काम करते हैं, अपन ने ये बनाया था ना, तो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए तभी तो अपोज करेगी भाई, 10 अंदर जा रही है, अगर 2 बाहर आएगी तो आएगी। तो अगर हम कुछ इस तरह से डायरेक्शन करें तो देखो करंट कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, कहाँ आ रहा है करंट, देखो ध्यान से, करंट इस तरफ जा रहा है और फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रही है। यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो बी अपोज हो रहा है, बी कम होता जा रहा है ना, क्योंकि इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और जबकि एक्सटर्नल कहाँ से थी, अंदर जा रही थी, तो कम हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका अपोज करना है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और समझ में आएगा। मान लो, है ना, एक मान लीजिए अपन मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं इस बार बाहर की तरफ, कहाँ ले रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड आ रही है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया है, ठीक है, एक कोयल ली मैंने, है ना। अब देखो बाहर आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि करंट इसका अपोज करे, करंट की डायरेक्शन ऐसी हो कि वो इसके पैदा होने का अपोज करे, ठीक है। तो हमने बोला है कि यहाँ पे भी क्या सेम चीज़ हो रही है, बी इंक्रीज हो रही है, बी इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो हम चाहते हैं कि बी डिक्रीज हो, है ना, क्योंकि बढ़ने की वजह से तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बी को डिक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बी को डिक्रीज करना है तो हमको ऐसा करंट लेके आना पड़ेगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज करे, बाहर आ रही है तो हम क्या चाहते हैं कि अंदर जाए। तो देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा बढ़ाएंगे तो इधर जा रही है, अगर हम करंट को इस तरह से बनाते हैं मान लो, तो देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन क्या बन रही है यहाँ पे, क्लॉकवाइज बन रही है, आई बात समझ में। तो हमें क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है कि बस जिस कारण से वो प्रोड्यूस हो रही है उसको अपोज करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो हमने डायरेक्शन ऐसी रखी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड उसको कम कर दे, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर आ रही थी और बढ़ रही थी, तो हमने ऐसी डायरेक्शन रखी कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो दूसरे वाले को क्या कर दे, कम कर दे, है ना, अपोज कर दे, ठीक है भाई। अब देखो डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हो आप, इसको करंट को आई डैश से, यहाँ पर भी कर सकते हो इसको आप आई डैश से, ठीक है। हुआ, आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, देखो कुछ एग्जांपल्स है।
है ना। देखो ये बायोट सावर्ट लॉ से पढ़ा होगा आपने, ये वायर वाला, है ना, कि अगर आई इंक्रीज होगा, हमें पता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है ना। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही होगी। अब हम पहले निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस आई की वजह से, ठीक है। इस आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो निकालते हैं, चलो ठीक है ना। तो देखो जहाँ पर वायर जा रहा है वहाँ पर अपना थंब रख दो और फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही है, देखो इस तरफ कर्ल हो रही है, बाहर की तरफ, बाहर कर्ल हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो बाहर आएगा, ठीक है, सही है ना, बाहर आ रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, ठीक है। और कंटिन्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही होगी, तो सेम चीज़ हमको इसका अपोज करना है, किसका, हमें अपोज करना है, यानी कि हमको बी को कम करना है। यहाँ पे बी बढ़ रहा तो बी को कम करना है, तो बी को कम कैसे करेंगे अपन, तो देखो अगर बाहर आ रही है तो हमको अंदर लेके जाना है ना। तो अंदर कब जाएगा, जब ये डायरेक्शन होगी, देखो अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई हमारे पास, क्लॉकवाइज हो गई क्या, चलो ठीक है। अच्छा इसका निकाल सकते हैं क्या, अब इस वाले में देखो क्या हो रहा है, आई डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और देखो थंब रखो डायरेक्शन इन करंट, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है यानी कि क्रॉस, सही है, अंदर जा रही है और डिक्रीज हो रही है, यानी कि इस बार बी क्या हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो फ्लक्स है ना, वो भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, यानी पर चेंज तो भी रहा होगा ना, चेंज हम बात करते हैं चेंज हो रहा है। तो चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो ध्यान से देखो इसमें अब एक ये चीज़ सीखने वाली है कि ईएमएफ इंड्यूस तो हो रहा है लेकिन किसकी वजह से, बी के कम होने की वजह से, है ना, बी में चेंज हो रहा है और कम हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोज करना है, सिंपल सा। तो इलेक्ट्रिक हमारा जो इंड्यूस करंट है वो ऐसा होना चाहिए कि इस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे, ये तो होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो हमें और अंदर डालनी है इसके, ताकि ये बढ़ जाए। तो देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, देखो इस बार क्या ऐसे कर सकते हैं अपन, अंदर जा रहा है और हमारी, तो इसमें भी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो ऐसा नहीं देखना है कि डिक्रीज है तो फिर भी अपन को बाहर लेके आना है, डिक्रीज है तो अपन उसको बढ़ा सकते हैं ताकि अपोज हो जाए, कम हो रहा है तो ज़्यादा कर देंगे उसको, ज़्यादा हो रहा है तो कम कर देंगे, है ना, ये चीज़ है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखो और है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो आई कांस्टेंट है ना, आई कांस्टेंट है और क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनेगी, अंदर की तरफ बनेगी, बना देते हैं हम एक बार अपन, ये बना दिया अपन ने। अब मुझे बताओ जो हमारा करंट वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसके आसपास तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम हो गई, है ना। तो यहाँ पे जो, है ना, यहाँ पे जो कोइल है ना, कांस्टेंट मोशन से जाता है तो यहाँ कहीं पहुँच गया, तो इस जगह पे क्या करंट की डायरेक्शन होगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर जाते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है, तो हमें बढ़ाना है, यानी कि हमें अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डालनी पड़ेगी। तो देखो अंदर कैसे जाएगी, जब करंट हमारा इस तरफ होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, तो ये भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, करंट ऊपर जा रहा है और कैसा है, कांस्टेंट है ना, चलो ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है, अंदर जा रही है। और इस बार हमारा कोइल देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और ना ही एंगल चेंज हो रहा है, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है ना। अभी ऊपर जाता भी जाएगा तो करंट के पास ही है, सेम डिस्टेंस पे जा रहा है सीधा सीधा, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही, है ना, नो चेंज। उस ईएमएफ आएगा कुछ ना कुछ, नहीं आएगा भाई, कब आता है, जब फ्लक्स में चेंज आता है। अभी सेम डायरेक्शन में जाता जा रहा है ऊपर, करंट के साथ ही है ना, सेम सेम जाता जा रहा है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी ना यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं, हम मैग्नेट से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इसके, है ना, मैग्नेट वगैरह लेके आएंगे, ठीक है। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उससे भी डायरेक्शन बनेगी, वो भी निकालेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। चलो थैंक यू।